हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं घटना चक्र पेट टो सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। 7 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम घटना चक्र की जो भी प्रैक्टिस सेट है, ये पेट का जो 50 प्रश्न है उसको हम देखेंगे। 50 प्रश्न में हमारा 30 प्रश्न होगा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस से। 10 प्रश्न हमारे होंगे करंट अफेयर तथा 10 प्रश्न होंगे स्टैटिक जीके से। तो आइए एक एक करके इन 50 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल है। इसमें आपको बताना है कि जो मशहूर दिलवाड़ा मंदिर है ये निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख, पारसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। ये प्रसिद्ध जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर है। और देखिए, जैन धर्म का एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ये महावीर स्वामी थे। ये भी याद रखिएगा, महावीर स्वामी। और बौद्ध धर्म के अगर संस्थापक पूछा जाए तो महात्मा बुद्ध थे। ये भी याद रखिएगा। देखिए, आपको क्या करना है कि प्रश्न पढ़ने के बाद आपको कौन सा जवाब इसका सही होगा आप अपने से टिक करने की कोशिश कीजिए। और वीडियो के अंत में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है, पृथ्वीराज चौहान ने फिर खाली जगह दिया है से विवाह किया था, वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। ये आपको बताना है कि गढ़वाल की बेटी कौन थी जिसे पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था। ऑप्शन दिया है कृष्णावती, पूर्ववती, संयोगिता, सौम्यवती। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद गढ़वाल की बेटी संयोगिता से विवाह किया था। जो जयचंद गढ़वाल थे ये पृथ्वीराज चौहान के शत्रु थे। और यहाँ यह जानकारी, पूरी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है ये भी याद रखिएगा। ये पृथ्वीराज रासो से मिलती है सारी जानकारी। पृथ्वीराज रासो लिखना नहीं बनता है यहाँ, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो से सारी जानकारी मिलती है। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो चंद्रवरदाई। ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो ये आपको बताना है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। ऑप्शन दिया है पुलकेशियन प्रथम, पुलकेशियन द्वितीय, विक्रमादित्य, मंगलेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशियन द्वितीय। ये चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई। ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हुई थी। ऑप्शन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन मोहब्बत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो पोलो या चौगान खेलते समय हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश का संस्थापक था, लेकिन इसने कभी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी, इसलिए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था। जहांगीर, बाबर, अकबर, हुमायूं। तो दीन इलाही अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। यानी ये आपको यह बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन है जो गरम दल के नेता नहीं थे। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले गरम दल के नेता नहीं थे, उग्रपंथी नहीं थे। इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध महाराष्ट्र से है और ये महात्मा गांधी के गुरु थे। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये आपको बताना है कि अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे। 1819 में, 1824 में, 1809 या 1825 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1809। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1809, 25 अप्रैल 1809। ये पूरा इसका आंसर क्या होगा 25 अप्रैल 1809। और ये संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीमांत गांधी कहा जाता है। ये आपको बताना है कि सीमांत गांधी किसको कहा जाता है। शेख अब्दुल्ला, मणिलाल गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या सरहदी गांधी, ये सभी बातें
इनसे रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। या तो सीमांत गांधी देगा, या फ्रंटियर गांधी पूछ लेगा, या सरहदी गांधी। तो सबका जवाब क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने 1835 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था 1835 के अधिनियम के बारे में? ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू ने, सी राजगोपालाचारी, महात्मा एस.सी. बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? देखिए, गणेश महोत्सव का प्रारंभ हम आपको बता देते हैं कि ये महाराष्ट्र से हुआ था। तो किसने किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक ने गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न हमारा है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा, बंदरपूछ, नंदा देवी, नीलकंठ। तो देखिए, जो यमुना नदी है ये यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ चोटी से निकलती है, और ये यमुनोत्री ग्लेशियर किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में यह है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे दिया है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी। नंदा देवी क्या है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखिएगा। इस प्रश्न से रिलेटेड 2 पॉइंट याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शन दिया है मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह। लेह जो है ये सबसे सूखा स्थान है। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए सूची दिया है, 2 सूची दिया है, इनका मिलान करना है। यहाँ पे नंबर 1, 2, 3, 4 दिया है, ये खनन क्षेत्र दिया है और खनिज संपदा, यानी कि आपको बताना है कि कौन से खनिज क्षेत्र से क्या मिलता है। पहला हमारा है कालाहांडी, इसको आपको बताना है कि कालाहांडी से क्या मिलता है। तो आइए मिलान करते हैं। कालाहांडी से हमें बॉक्साइट मिलता है, यानी पहले का 3 हो जाएगा। जावर खनिज क्षेत्र से हमें जस्ता व सीसा मिलता है। कोलार से हमें, देखिए ये तो आपको पता होगा कि कोलार से हमें सोना मिलता है, KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड। तो यहाँ से हमें कोलार से संबंधित सोना से हो जाएगा। और मोसाबनी से क्या मिलता है? तांबा। तो इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभी हमने मिलान करके दिखाया। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, यानी आपको बताना है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी, थार मरुस्थल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थार मरुस्थल। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और बाकी 3 ऑप्शन दिया है, आटाकामा, कालाहारी और कोलोराडो। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। आटाकामा जो है ये चिली में पड़ता है, चिली देश में। या चिली कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और कालाहारी हमारा दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, और कोलोराडो उत्तरी अमेरिका में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? जायरे, नाइजर, नील, अमेजन। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ऑप्शन में क्या पाते हैं कि विषुवत रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो वो कांगो हम लोग पढ़ते हैं। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लेकिन यहाँ पे कांगो नहीं दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर ये में जो दिया है जायरे को ही, मतलब कांगो को ही जायरे नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर कांगो नहीं दे रहा है तो जायरे अगर दिया है तो ये सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? आपको बताना है कि मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? दिसंबर 2013, मार्च 2014, सितंबर 2014 या 15 जून 2014। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 2014। पूरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका शुरू किया गया था 25 सितंबर 2014 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आपको बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1991, 1975, 1982 या 1987 में। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, याद रखिएगा। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट को किस वर्ष विलय किया गया था? ये भी याद है, बताना है आपको कि भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष में विलय किया गया था? 2017 में, 2016 में, 2018 या 2015। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
2017 में केंद्रीय बजट में रेल बजट का विलय कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में। MS स्वामीनाथन को, राजकृष्णा, वर्गीज कुरियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी इन्हीं को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राजकोटी घाटा का अर्थ क्या है? यानी राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है, सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व और व्यय के बीच अंतर, सरकार का कुल व्यय, सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय में जो अंतर होता है वही राजकोषीय घाटा का जो जितना राजस्व है उससे कितना ज़्यादा ये खर्च कर रही है उसके बीच का जो डिफरेंट होता है वही क्या होता है, राजकोषीय घाटा। यानी कि सरकार को मिलने हैं 100 रुपये और वो खर्च कर रही है अगर 110 रुपये, तो राजकोषीय घाटा कितना होगा, 10, यानी राजस्व और व्यय के बीच अंतर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों यानी रेसिड्यूअल पावर का विचार, ये आपको खाली स्थान दिया है, संविधान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? जापान के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के संविधान से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भाग 15, भाग 10, भाग 8 या भाग 20? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 20। देखिए भारतीय संविधान का जो संशोधन की प्रक्रिया है ये भाग 20 में दी गई है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछ ले तो ये 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। देखिए ये उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी ये पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन दिया है हमारा, एनी बेसेंट, मायावती, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुचिता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला थी, मुख्यमंत्री थी, और ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। देखिए उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल अगर आपसे पूछ ले तो वो सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू। और ये भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, सरोजिनी नायडू, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकता है? यानी कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकता है या निलंबित कर सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है, लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थितियों में, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, अपनी स्वयं की ओर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ये किसी भी मंत्रिपरिषद के सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं, 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। सरकार के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये भी याद रखिएगा कि सरकार के कितने अंग हैं? 3, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? ये आपको बताना है कि डायोप्टर ये किसकी एसआई इकाई है? तरंगदैर्घ्य, ज्योतितीव्रता, लेंस की क्षमता, चुंबकीय शक्ति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस की क्षमता की जो एसआई इकाई है ये डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि मतलब क्या होगी? समयावधि क्या होगी? अगर एक लोलक निर्वात में जो है दोलन करता है तो इसकी समयावधि क्या होगी? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर पहले बढ़ती है या फिर घटती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में दोलन कर रही जो है लोलक की गति अपरिवर्तित मतलब समयावधि अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका
फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है Na2SCO3, Na2SCO3, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, NaHCO3 होता है इसका फार्मूला। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaHCO3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है। यानी आपको बताना है कि नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन दिया है मैरास्मस, पेलाग्रा, रिकेट्स, रतौंधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेलाग्रा। यानी नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। नियासिन यानी ये विटामिन B3 को ही नियासिन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। यानी कि ये भी पूछ सकता है नियासिन या विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। देख लीजिए ऑप्शन में ए में दिया है घास, मेढक, कीट, गरुड़, सर्प, या घास कीट, मेढक, सर्प, गरुड़, घास, सर्प, गरुड़, कीट, मेढक, घास, गरुड़, सर्प, कीट, मेढक। तो आइए ऑप्शन नंबर बी को हम देखते हैं। घास को कौन खाता है, कीट खाते हैं, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को गरुड़ खाता है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्रम से दिया गया है। ऑप्शन नंबर में ए में आप देख लीजिए कि घास को मेढक खाता है, मेढक को कीट खाता है, तो यही गलत हो जाएगा। और इसी तरह से सभी ऑप्शन आप देखेंगे तो ये गलत हो जाएंगे। ये हमारा सही ऑप्शन होगा क्योंकि ये क्रम से दिया है। घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है और मेढक को सांप खा लेता है और सांप को गरुड़ खाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा करंट अफेयर स्टार्ट होगा क्योंकि ये 30 प्रश्न हमारे जीएस के खत्म होते हैं। अब करंट अफेयर स्टार्ट होता है 51 नंबर प्रश्न से। 51 नंबर प्रश्न है जून 2022 में किस भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IIM ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया। तो ऑप्शन दिया है IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, IIM अमृतसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIM अहमदाबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया गया। ये आपको ये बताना है कि जो मिशन इंद्रधनुष 4.0 है इसको कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के कितने जिलों में संचालित किया गया। ऑप्शन दिया 315, 365, 416, 422। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 416 जिलों में लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई। सेला सुरंग, नेचिफू सुरंग, जवाहर सुरंग या अटल सुरंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल सुरंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, अटल सुरंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ये आपको बताना है कि हेनले द्वारा जो जारी होता है पासपोर्ट सूचकांक, ये इसका 2022 में Q3 लॉन्च जारी हुआ सूचकांक। तो इसमें आपको बताना है कि भारत का कौन सा स्थान है, 72वां, 78वां, 87वां या 88वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 87वां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना गया। ये आपको बताना है कि मई 2022 में एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे चुना गया। जापान को, चीन को, भारत को। इसमें से आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत, अपना प्यारा भारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया। मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया। टिंक, ओपन, कोडट, एक्सेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा। ऑप्शन दिया चीन,
अमेरिका, ब्राज़ील या मैक्सिको। तो भारत किसको पीछे छोड़ देगा? चीन को छोड़ देगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। आगरा में, लखनऊ, वाराणसी या नोएडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यानी 4 विकल्प दिया है, इसमें से 3 आपके सही होंगे, 1 सही नहीं होगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं चारों विकल्प को। पहला विकल्प हमारा है 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये हमारा सही जवाब है। दूसरा ऑप्शन है इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.824 किलोमीटर या लगभग 341 किलोमीटर है। ये भी सही है। यह एक्सप्रेसवे बलिया के मंदरिया गांव तक बनाया जाएगा। तो यही हमारा गलत है। चौथा ऑप्शन हमारा दिया है इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में एक हवाई पट्टी निर्मित की गई है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो जो इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा गलत है। आइए देख लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक बना है। तो यह एक्सप्रेस हमारा लखनऊ जिले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड स्थित एक चांद सराय गांव से प्रारंभ होकर गाजीपुर जिले में स्थित हैदरिया गांव में समाप्त होता है। तो यहाँ पे बलिया के मंदरिया गांव तक नहीं, ये गाजीपुर के स्थित हैदरिया गांव में समाप्त होता है। ये हमारा सही जवाब होता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर का प्रश्न हमारा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यानी कि इसमें भी 3 विकल्प आपके सही होंगे, 1 आपका गलत होगा। तो पहला हमारा विकल्प दिया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बोरगोहेन ने जीता था। तो यही हमारा पहला ही गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत की तरफ से जो पहला पदक लाई थी वो साइखोम मीराबाई चानू ने लाया था। और मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो ये भी याद रखिएगा कि इनका भारोत्तोलन से संबंध है। आइए एक एक ऑप्शन और भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है पीवी सिंधु ने महिलाओं की बैडमिंटन स्पर्धा के एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो ये हमारा सही जवाब होता। सी दिया है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फील्ड हॉकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ये भी सही है। नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये भी हमारा सही है। यानी कि पहला ये ऑप्शन गलत दिया था, वो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ से हमारा स्टैटिक जीके स्टार्ट होता है 61 से लेकर 70 तक। आइए एक एक करके इसको भी देखते हैं। अबू धाबी किसकी राजधानी है? यानी खाली जगह जो दिया है इसमें बताना है कि अबू धाबी किसकी राजधानी है। ऑप्शन है यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया या इटली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UAE, संयुक्त अरब अमीरात। यानी यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। अगला प्रश्न हमारा है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आपको बताना है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में। अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? भारत रत्न, बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है पुलित्जर पुरस्कार, इसका संबंध पत्रकारिता से है, ये भी याद रखिएगा। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको बताना है कि 1084 की माँ पुस्तक की लेखक कौन है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए सुगाथा कुमारी, महाश्वेता देवी, रीता कोठारी, कृष्णा सोबती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाश्वेता देवी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संसद के कितने सदस्य हैं? देखिए अभी कल वाले प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न को हमने बताया था कि अगर पूछ ले भारतीय संसद के कितने अंग हैं तो 3 होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
लेकिन अगर सदन पूछ ले तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है हमारा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसमें आपको बताना है कि 57वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन दिया है दामोदर मावजे, नीलमणि फूफन जूनियर, अमिताभ घोष, रघुवीर चौधरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर मावजो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता? तो यह आपको बताना है किस देश ने रजत पदक जीता था। पोलैंड, भारत, अमेरिका या जापान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया? गणतंत्र दिवस की परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश को मिला था। देखिए 2 बार से लगातार उत्तर प्रदेश को सर्वप्रथम या सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न हमारा है 70 नंबर का। ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन दिया है अर्जुन एरिगैसी, के सतीशीकरण, मैग्नस कार्लसन, वेस्ली सो। इसमें से आपको बताना कौन सा सब जवाब सही होगा। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन एरिगैसी। तो इस तरह से हमने टोटल 50 प्रश्न जीएस के देख लिए जो पेट के जो है घटना चक्र की टो सीरीज है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप इसमें से कितने प्रश्न सही हुए। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।